Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनफैक्ट हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है. इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइजेस को. और एक्सरसाइजेस में हम कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखे थे, कुछ जो हमारे क्वेश्चंस रह गए आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग. आज हम इसका लास्ट लेक्चर करेंगे और एक्सरसाइज को एंड करेंगे. लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज को देखा था, आज कुछ क्वेश्चंस और हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. और स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे हैं जिनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको आपकी बुक में से मिल सकता है. तो आप उन आंसर्स को अपनी बुक में से जो है वो देख सकते हैं, या अपनी बुक में उस टॉपिक को देखें और उससे स्पेसिफिक जो भी आपका लेक्चर है उस लेक्चर को सुने और उस लेक्चर से फिर आप आंसर जो है वो ड्राइव कर सकते हैं. जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बुक में से नहीं मिल सकते वो आंसर्स आज मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दे दूंगा. इसको अपने पास सेव रखिएगा और जब आपके एग्जाम्स हो तो एग्जाम्स के अंदर आप इन आंसर्स को देख के तो अपने एग्जाम की तैयारी इजीली कर सकते हैं. लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप खुद से भी अपने रियल लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनके एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट डिज़ाइन करके देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको एग्जाम्स के अंदर कोई इशू ना हो. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं. राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन. आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है जो कैलकुलेशन करेगा. क्या कैलकुलेट करेगा? एरिया ऑफ ए सर्कल जिसमें आपको रेडियस गिवन है. एक चीज याद रखनी है, आपने अगर फ्लो चार्ट डिजाइन करना है या आपने एल्गोरिथम डिजाइन करना है, आपको एक इनपुट चाहिए होगी. उसके बाद प्रोसेसिंग क्या करनी है आपको वो क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आपने अगर कोई डिसीजन मेकिंग है तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी. उसके बाद आपको आउटपुट चाहिए जो आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा. तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आप पहले आइडेंटिफाई करें सबसे कि आपका जो इनपुट क्या है, फिर आप आउटपुट को देखें और फिर आप जो प्रोसेसिंग को देखें. अगर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे है तो उसको आप देखिएगा, अगर नहीं है तो फिर उसको देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. तो स्टेप 1 के अंदर हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं. याद रखिएगा, आपने जब फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है या एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो ये रूल आप ज़हन में बिठा लीजिए अच्छी तरह कि आपने स्टेप 1 में स्टार्ट करना है और लास्ट स्टेप में आपने उसको एंड करना होता है. स्टार्ट करने के बाद आपकी अब इनपुट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर. कहा यह गया है राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन रेडियस इज गिवन. आपको रेडियस गिवन है, इसका मतलब है कि रेडियस इज एन इनपुट. तो सिंपल आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया कि इनपुट क्या है. आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए आपने उसमें सबसे पहले इनपुट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट क्या है. अगर आप सही है इनपुट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होगी कि आपको फिर जो आउटपुट आएगी वो भी सही नहीं आएगी और आपका एल्गोरिथम गलत हो जाएगा. इसलिए इनपुट हमेशा जो है वो सही आपने आइडेंटिफाई करनी है. जिस तरह ऐसे ही है कि अगर आप खाना पकाते हैं और खाने में अगर आप जो है वो ज़्यादा नमक डाल देंगे, ज़्यादा मिर्चें डाल देंगे तो आपका खाना जो कोई भी नहीं खा सकता. मीन उसकी जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट जो है वो सबके लिए यूजलेस होगी. तो ये बस याद रखिएगा, इनपुट को आपने अच्छी तरह आइडेंटिफाई करने के इनपुट है क्या. यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है व्हेन रेडियस इज गिवन, सो रेडियस इज इनपुट. तो स्टेप 2 के अंदर इनपुट किया आपने वैल्यू ऑफ रेडियस, जो भी वैल्यू होगी वो आपने इनपुट की रेडियस की. उसके बाद स्टेप 3 के अंदर प्रोसेसिंग आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में से प्रोसेसिंग क्या हो सकती है. यहाँ कहा गया कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल. मीन आपने कैलकुलेशन करनी है एरिया ऑफ सर्कल, और आपको पता है कैलकुलेशन प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर होती है. तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ए सर्कल इज बेसिकली योर प्रोसेसिंग इनफैक्ट. तो स्टेप 3 के अंदर आप सेट का मतलब प्रोसेसिंग है, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला में दिया गया है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. यहाँ ये बात याद रखिएगा कि हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू इसको नहीं पढ़ रहे, हम इसको कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सर्कल जो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपका ए इज इक्वल टू मीन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी और आपका जो एरिया है वो क्या होगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा. और देन स्टेप 4 के अंदर आपकी आउटपुट होगी कि एरिया प्रिंट करवा दिया जाएगा जो स्टेप 3 से कैलकुलेट हुआ था. और देन स्टेप 5 के अंदर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको फिर एंड कर देंगे. तो बस याद रखिएगा, आपने इनपुट आइडेंटिफाई करनी है, फिर प्रोसेसिंग आइडेंटिफाई करनी है, देन आपने आउटपुट करनी है. अगर डिसीजन मेकिंग ज़रूरत है आपके एल्गोरिथम के अंदर तब आपने उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज फिर ज़रूरत नहीं है. जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको डिसीजन की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिफाई है कि रेडियस आपको दिया गया है
आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है और फिर आपने उसका रिजल्ट क्या निकालना है। तो इसको अच्छी तरह याद रखिए, रूल्स आप सिर्फ ज़हन में रखें, आप एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम का खुद से इजीली बना सकते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। सो हमारी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। आपने एक फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन करना है या ड्रॉ करना है, जिसमें आपने फाइंड क्या करना है, 3 नंबर्स आपको गिवन होंगे और आपने उसमें से लार्जेस्ट जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अगेन जिस तरह हमने एल्गोरिथम के अंदर देखा था कि हमारी इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या होगी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो है वो आपके जो आउटपुट क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी इनपुट क्या होगी, आपकी 3 नंबर्स हैं, क्योंकि 3 नंबर्स को आपस में आपने कंपेयर करना है। और यहाँ पे डिसीजन भी होगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ पे डिसीजन जरूर होता है। मीन आपके या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स आएगी, यस आएगी या नो आएगी। तो लेट्स सी कि हम कैसे इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ फ्लो चार्ट बना हुआ है, अगेन ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट लॉजिक है, आप अपनी लॉजिक के साथ फ्लो चार्ट और भी तरीके से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए फ्लो चार्ट बनाए, एल्गोरिथम भी आप अपनी लॉजिक से बना सकते हैं। सिर्फ बात क्या है, इनपुट आपकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए आइडेंटिफाई, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग आइडेंटिफाई होनी चाहिए, और अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है तो वो भी आपकी क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए, और आपका जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट है वो वेरीफाइड हो और वैलिडेट भी हो, मीन आपको रिजल्ट वो सही प्रोवाइड कर रहा हो। तो लॉजिक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेप्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बात सिर्फ याद रखनी है कि कम स्टेप्स के अंदर अगर आप अपने एल्गोरिथम जो फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे तो आपका बेहतर जो एल्गोरिथम जो फ्लो चार्ट कहलाएगा, एज कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स अगर यूज़ होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन जिस तरह एल्गोरिथम के अंदर हम स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, इस तरह फ्लो चार्ट में भी आप स्टार्ट और एंड का सिंबल यूज़ करते हैं, और इस सिंबल को हम कहते हैं टर्मिनल। मैं साथ साथ आपको ये नाम भी बताता जा रहा हूँ ताकि आप ये नाम याद रखें, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से सिंबल्स हैं। सो स्टार्ट का सिंबल आप यूज़ करेंगे, देन आप फ्लो लाइन को यूज़ करते हुए आप इनपुट करेंगे। इनपुट आपने क्या की, आपने 3 नंबर्स जो इनपुट किए, उन नंबर्स को हमने ए, बी और सी डिनोट कर दिया। अब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मीन मैं कहता हूँ कि 2, 3, 4 नंबर है। अब उसमें से चेक होगा कि कौन सा जो वो लार्जेस्ट नंबर है, और यही हमारा क्वेश्चन भी है। सो इनपुट के बाद अब डिसीजन होगा। डिसीजन में तीनों को आपस में आप जो है वो चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर आप आंसर देंगे कि कौन सा आपका जो आंसर में प्रिंट होगा। सबसे पहले हम कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, मीन ए की जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो बी से ग्रेटर है। पहले हम चलेंगे यस वाली साइड पे, फिर मैं नो वाली साइड पे आऊंगा। अगर तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो आप क्या करेंगे, आप फिर ये चेक करेंगे कि ए सी से भी ग्रेटर है या नहीं है। मीन दोनों से आपने कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें 3 नंबर में से एक लार्ज नंबर चाहिए। तो आपने पहले ए को बी से कंपेयर किया, और अगर ये ट्रू हो गया इसका मतलब है कि अब बी तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता, ए हो सकता है, लेकिन ए को आप कंपेयर करना पड़ेगा किससे, सी के साथ भी। और फिर सी के साथ कंपेयर करने से अगर ये भी यस आता है तो हम यहाँ पे कंपेयर कर चुके हैं, ए बी से तो ग्रेटर हो गया, यहाँ पे सी से भी ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो ए वैल्यू है वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट के अंदर ए जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर जो है ए आ जाएगा इस केस के अंदर। अब चलते हैं यहां से नो की तरफ। ए इज ग्रेटर देन बी, नो, मीन इसका मतलब है कि बी जो है वो ए से ग्रेटर है, ए जो है वो बी से छोटा है। तो इस केस में आपका ए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, मीन ए अब जो है वो लार्ज नहीं हो सकता। अब बी को आप फिर कंपेयर करेंगे, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर तो बी सी से ग्रेटर है तो फिर बी आपका लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में ये कंफर्म हो गया कि बी जो है वो ए से तो बड़ा है, और यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि बी सी से भी बड़ा है। तो आपके जो आउटपुट आएगी वो आएगी कि बी इज द लार्जेस्ट वन। अब बात करते हैं, पहले यहां से नो की तरफ आते हैं। यस में तो आपका ए लार्ज आ गया। नो के केस में ये है कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई थी, ए बी से तो बड़ा था लेकिन ए सी से छोटा है। तो इसका मतलब है कि सी जो है वो लार्जेस्ट है, क्योंकि यहां पे हमने बात कर ली ए बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू जो है वो बी से ज्यादा है। यहां पे बात आई कि ए जो है वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि सी ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। तो नो के केस में आपका आंसर जो आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लार्जेस्ट का आएगा। अब इस तरफ आते हैं कि यहां पे जो चेक हुआ बी इज ग्रेटर देन सी, यस है तो बी लार्ज आ गया, नो है तो अगेन सी लार्ज। किस तरह,
यहाँ पे चेक हुआ ए इज ग्रेटर देन बी, नो, इसका मतलब है कि यहाँ से आपको आंसर में मिल गया कि बी ग्रेटर है। अब आपने बी को चेक किया कि बी इज ग्रेटर देन सी, लेकिन ये कंडीशन नो हो गई, इसका मतलब है सी जो है वो बी से बड़ा है। तो सी बी से बड़ा है और बी क्योंकि ए से बड़ा था, तो इसका मतलब है कि आपका जो सी है वो लार्जेस्ट होगा। तो इस केस में आपका सी जो है वो लार्जेस्ट के तौर पे आउटपुट हो जाएगा। इन तीनों में से स्टूडेंट्स एक आपकी इनपुट आएगी, लेकिन हमने तीनों कंडीशंस के अगेंस्ट जो आंसर जरूर निकालना होता है, ताकि आपको पता हो कि हमारा ए भी आंसर आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। तो कोई भी आंसर आएगा उसके बाद आपके जो फ्लो चार्ट एंड होगा, आंसर कोई एक आएगा, उसके बाद आप इसको एंड कर देंगे। और एंड आपने लाजमी करना है, क्योंकि आपके फ्लो चार्ट जो होते हैं और एल्गोरिथम जो होते हैं वो फाइनेट स्टेप्स होते हैं, तो फाइनेट स्टेप्स को आप एंड जरूर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और तरीके से इस सोल्यूशन को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने बात ही याद रखनी है कि आपकी जो इनपुट है, आपकी अगर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग आपकी जो क्लियर हो, उसके बाद आपकी जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो सही हो, और आपको आउटपुट जो है वो क्लियरली जो आइडेंटिफाई हो रही हो कि ये आउटपुट निकल सकती है। तो इस तरह आप जो है 3 नंबर्स अगर आपको गिवन है तो आप उसके लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ 4 नंबर्स हैं तो आपके डिसीजन इंक्रीज हो जाएंगे, 5 कहता हूँ तो डिसीजन आपके और इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपका पेज साइज जो है वो स्मॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डिसीजन का सिंबल है इसके अंदर आप 2 डिसीजन कर सकते हैं। तो ये डिसीजन भी आप कर सकते हैं अगर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ताकि आपके जो पेज है वो आप सेव कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और आप अपने एग्जाम के अंदर नंबर जो अच्छे ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास और कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है और उनके आंसर्स हम किस तरह लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके एक्सरसाइज का, दैट इज आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चंस के आंसर आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। बाकी क्वेश्चंस के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपकी बुक्स के अंदर मौजूद हैं, वहां से आप उनके रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, और उससे रिलेटेड अगर लेक्चर्स आप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा और आप आंसर खुद से लिख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, दैट इज राइट पर्पज ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल्स। कुछ सिंबल्स आपको दिए गए और कहा गया उसका पर्पज लिखे, वो मैं यहाँ पे लिख दिया है। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है, आपकी बुक के अंदर भी ये आंसर मौजूद है और ये फ्लो चार्ट सिंबल्स मौजूद हैं, उनका पर्पस भी मौजूद है। लेकिन यहाँ लिखने का मकसद ये है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप सिंबल्स दिए गए आपको और आपने उसका पर्पस बताना है। उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जिस तरह अभी हमने जो फ्लो चार्ट एक डिज़ाइन करके देखा, और फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए आपको सिंबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट ऑल द सिंबल्स कि उनकी क्या फंक्शनलिटी है, तो ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज डायमंड, जो सिंबल है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए, अभी हमने एग्जांपल की उसमें हम देखा डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस सिंबल को यूज कर रहे हैं। ये सिंबल आपका इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए आपका सेम सिंबल जो है वो यूज होता है। तो आपका जो सर्कल है ये कनेक्ट करता है आपको बेसिकली, अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आपको ये इजीली कनेक्ट करता है और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ये दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट को। दिस इज प्रोसेसिंग सिंबल, आपके रेक्टेंगल जो है ये प्रोसेसिंग सिंबल है, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। ये भी आपका कनेक्टर है, बट ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। इस कनेक्टर को नॉर्मली हम यूज करते हैं अगर हमने फ्लो लाइंस को यूज ना करना हो, तो फिर हम इस कनेक्टर को यूज करते हैं। देन लास्ट वन इज प्री डिफाइंड, आपके प्रोसेसेस होते हैं वो आप इसके अंदर डिफाइन करते हैं। ये जस्ट लाइक आपका प्रोसेस का सिंबल ही होता है, लेकिन इसमें 2 आपकी जो लाइंस है वो एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल होती हैं। इसमें आप फंक्शंस अगर आपने कोई डिफाइन करना है तो आप फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपने ऐड करना हो नंबर्स को, तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप प्लस के साइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। एक आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है दैट इज कॉल्ड सम, आप उसको यूज करते हैं। तो अगर आप अपने फ्लो चार्ट में कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन या प्रोसेस यूज करना चाहते हैं, तो वो आप फिर इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल आपने एडिशन ही करनी है तो आपने सम को यूज करना है, तो सम का जो फंक्शन है वो आप इस प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर नहीं लिखेंगे, आप ये वाला सिंबल उसके लिए यूज करेंगे। तो इस तरह आपके ये सिंबल्स हैं और ये उनके पर्पसेस हैं, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वन है। तो अब देखते हैं हमारे पास और कौन सा क्वेश्चन मौजूद है और उसका हम आंसर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन करना है। एल्गोरिथम क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v ms इनवर्स इन टाइम t।
द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड v एंड t। स्टूडेंट्स सिंपल ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ से नहीं घबराना कि इसके अंदर जो आपको जो वेरिएबल्स दिए गए वो बड़े मुश्किल है। एस इनवर्स आपको लिखा नजर आ रहा है, वी लिखा नजर आ रहा है, एम लिखा नजर आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे, हम जो कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है। अगेन रूल हमें पता है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है और एंड में हमने एंड करना होता है। ये चीज़ तो आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टार्ट के बाद आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, आपने इनपुट आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन में से कि इनपुट क्या देनी है आपने। यहाँ पे आपकी इनपुट क्या होगी। अब दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हो, देखते हैं कि इनपुट हमारी क्या हो सकती है। राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ vm s इनवर्स इन टाइम t। द प्रोग्राम शुड इनपुट एवरेज स्पीड v एंड t। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया कि इनपुट आपकी है क्या। शुड इनपुट एवरेज स्पीड मीन एवरेज स्पीड जो v और t है आपकी इनपुट होगी। तो यहाँ पे आपने इनपुट दी एवरेज स्पीड एंड टाइम मीन v एंड t को। v आपकी एवरेज स्पीड है कार की और जो t है वो टाइम है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इनपुट में आएगी, आपको क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया गया। अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या करनी है, आपने कैलकुलेशन क्या करनी है। जहाँ पे कैलकुलेट का वर्ड है आप ये अंदाजा करना है कि वो बेसिकली प्रोसेसिंग हो रही है। तो सबसे पहली लाइन के अंदर राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। तो जो कार ने डिस्टेंस कवर करना है उसको बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर आपकी प्रोसेसिंग के सेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला आपके पास s इज इक्वल टू वी टी। तो आपने डिस्टेंस जो कवर किया है वो आपका बेसिकली जो है वो कंप्यूट आप डिस्टेंस करेंगे s इज इक्वल टू वी टी के थ्रू। तो आप इससे कंप्यूटेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्यूटेशन। इससे आपका जो वो डिस्टेंस कवर्ड होगा जो कार ने कवर किया है, तो वो डिस्टेंस आपका इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो आंसर आ जाएगा कि आपने s मीन डिस्टेंस जो था वो आपने कैलकुलेट किया। तो आपका जो आंसर आएगा स्टेप 4 के अंदर आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देंगे आप उस स्पेसिफिक जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था वो आपका आंसर आ गया। और देन स्टेप 5 के अंदर आप इसको एंड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देख लें यहाँ पे आपने इनपुट है, आपकी प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। ये मेजर आपकी 3 चीज़ें, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में से। अगर आप इसको आइडेंटिफाई सही तरीके से कर लेंगे तो आपका एल्गोरिथम बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के अंदर जब एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देंगे, सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो देन आपके जो एल्गोरिथम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और वो गलत भी हो सकता है। इसको सिंपल इंग्लिश के अंदर क्लियरली जो वो सिंपल लिखें, इसको कम्प्लेक्स मत बनाइएगा। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में सिंपल आप देखेंगे इनपुट क्या है, आप वो स्टेप में इनपुट में लिखते हैं। उसके बाद आप देखें कि कैलकुलेशन का वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो वो आपका प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग से आपको जो भी आउटपुट मिल रही है वो आपके आउटपुट के सिंबल के अंदर यूज़ होगी या आउटपुट के स्टेप के अंदर आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो इस तरह आप एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो हमारा ये कंप्लीट चैप्टर था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसमें हमने ये देखा कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम गिवन हो तो हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना होता है। हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे, उसके बाद हमने कुछ मेथडोलॉजीज देखी जिसमें हमने फ्लो चार्ट को देखा, हमने एल्गोरिथम को देखा, उनकी हमने एग्जाम्पल्स भी करके देखे इस चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, हमने इस चैप्टर को जो आगे जो हमारे चैप्टर्स होंगे प्रोग्रामिंग के, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो टाइप करेंगे, लिखेंगे, वहाँ पे आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इनफैक्ट आपको एक प्रॉब्लम गिवन होगी, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के लिए आप पहले पेपर के ऊपर उसका सोल्यूशन निकालेंगे और उसके लिए आपको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जब इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको फिर कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके एरर्स भी आ सकते हैं जो हमने यहाँ पढ़े थे, जिसमें सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है और रन टाइम एरर है। उनको आपने कैसे रिमूव करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। लेकिन इनको याद रखना है क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होने डिफरेंट चैप्टर्स के, वहाँ पे हमने इसी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल के साथ यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।